प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज इस व्याख्यान में हम बहुलक अर्थात मोड के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुलक को बहुलांक या भूयिष्ठिक भी कहते हैं। इसका संकेताक्षर Z है, जैसा आपको स्लाइड में दिख रहा है। बहुलक का अर्थ होता है समंक श्रेणी का वह पद जिसके आने की बहुलता है, और जैसा कि बहुलांक शब्द से ही पता चलता है कि ऐसा अंक जिसके आने की बहुलता हो। समंक श्रेणी का ऐसा पद या ऐसा मूल्य जो सबसे अधिक बार आया हो या जिसके आने की प्रवृत्ति सबसे अधिक हो। और यह शब्द जो मोड है वो फ्रेंच भाषा के फ्रेंच लैंग्वेज के ला मोड, जिसका अर्थ होता है फैशन या रिवाज, इससे बना है, जो कि अंग्रेजी का मोड है और जिसे हिंदी में हम बहुलक, बहुलांक या भूयिष्ठिक कहते हैं। ला मोड का अर्थ होता है फैशन या रिवाज, ऐसी रीति, ऐसा रिवाज, ऐसा चलन जो अधिकतर लोगों द्वारा पसंद किया जाने लगता है या फिर अधिकांश लोग उसे पसंद करते हो या उसका फॉलो करते हो, यानी कि फैशन। यानी ऐसी समंक श्रेणी में ऐसा पद या ऐसा मूल्य जो कि सबसे अधिक बार आया हो, सबसे बीच में हो, या ऐसा पद जिसके इर्द गिर्द सबसे अधिक आवृत्तियाँ विद्यमान हो। इस प्रकार हम बहुलक को परिभाषित कर सकते हैं और इसको ज्ञात करने की दो विधियां हैं, निरीक्षण विधि यानी ऑब्जर्वेशन मेथड और समूहन विधि यानी ग्रुपिंग या एग्रीगेशन मेथड। ये जो दो विधियां हैं उसको लगाने का जो तरीका है वो इस प्रकार है कि जब समंक श्रेणी सामान्य रूप से वितरित हो यानी नियमित रूप से वितरित हो तो हम निरीक्षण विधि द्वारा बहुलक की गणना कर लेते हैं या बहुलक का माप ज्ञात कर लेते हैं। निरीक्षण का मतलब यहाँ पे होता है खुली आंखों से देखकर ये पता लगा लेते हैं कि समंक श्रेणी में कौन सा पद सबसे अधिक बार आया है या कौन से पद की आवृत्ति सबसे बड़ी है, जबकि समंक श्रेणी नियमित रूप से वितरित हो। नियमित रूप से वितरित का मतलब यहाँ पे होता है यदि एग्जैक्टली हम देखें तो नियमित रूप से वितरित यानी कि जिस समंक श्रेणी का आकार हम बनाएं, आकृति बनाएं, उसका शेप बनाएं तो घंटाकार आकृति की होती है। वो बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं उसको, सामान्य प्रवृत्ति उसकी होती है, जिसके बीच में सभी केंद्रीय प्रवृत्ति के मूल्य एकदम बीच में केंद्रित होते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी समंक श्रेणियाँ सामान्य रूप से वितरित होते हुए प्रसामान्य वक्र जैसी हो, जिसके अंतर्गत इस प्रकार की हो, जैसे मान लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और उसकी आवृत्तियाँ जो है वो 5, 10, 15, 10, 5, यानी कि जिस तरह से आवृत्तियाँ चढ़ी है ठीक बीच में जाके बढ़ी है और सबसे बड़ी आवृत्ति एकदम बीच में है, और उसके बाद जिस तरह से वापस चढ़ी थी उसी तरह से वापस गिरी, जैसे 5, 10, 15, तो 15 के बाद में वापस 10 और 5, इस तरह से है आवृत्तियाँ। अर्थात इस तरह की जो समंक श्रेणी होती है उसको यदि हम ग्राफ में बनाते हैं, ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो उसकी आकृति बेल शेप्ड आएगी, यानी घंटाकार आकृति आएगी। जैसे मंदिर में घंटा लगा होता है और बीच में जो उसमें लाट होती है वो ही केंद्र में होती है। अर्थात जब ऐसी बेल शेप्ड समंक श्रेणी होती है तो उसके बीच में वो जो लाट पाई जाती है वो ही केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं। तो ऐसी समंक श्रेणी हो या फिर ऐसी समंक श्रेणी हो जिसमें लगभग दिख रहा हो क्लियर खुली आंखों से कि इसमें सबसे बड़ी आवृत्ति ये है और ये लगभग बीच में है, तो वही हमारा बहुलक होता है। यह है निरीक्षण विधि। और जब ऐसी समंक श्रेणी नहीं हो जो कि नियमित रूप से वितरित नहीं हो, जिसकी आवृत्ति या तो सबसे पहले बड़ी आवृत्ति आ जाए या बड़ी आवृत्ति सबसे अंत में आए या सबसे बड़ी आवृत्ति बीच में न हो, और या फिर सबसे बड़ी आवृत्ति एक से अधिक बार आ जाए, तो ऐसी स्थिति जब भी होती है तो हमें निरीक्षण विधि द्वारा या खुली आंखों से ये ज्ञात करना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए कि बहुलक क्या है या बहुलांक कौन सा
है, इसलिए हमें समूहन करना पड़ता है। इसको एक बार मैं वापस बता देता हूँ कि समूहन तब किया जाता है जबकि समंग श्रेणी असामान्य रूप से वितरित हो, अर्थात जब समंग श्रेणी में सबसे बड़ी आवृत्ति बीच में न होकर आरंभ या अंत में हो, जब बड़ी आवृत्ति एक से अधिक बार आई हो, जब बड़ी आवृत्ति ठीक बीच में न होकर लगभग बीच में तो हो, लेकिन बड़ी आवृत्ति के पहले के आवृत्तियों का वितरण बाद की आवृत्तियों के वितरण से अधिक अंतर वाला हो, या इनमें अधिक अंतर हो, या फिर जब निरीक्षण विधि अपनाने में जरा भी संशय हो, संदेह हो कि हम खुली आंखों से देखकर ये नहीं बता सकते कि इस समंग श्रेणी का बहुलक कौन सा होगा। ये सतत श्रेणी और ये व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी के लिए तो इसी तरह से हम देख सकते हैं। और जब सतत श्रेणी होती है तो उसके लिए हम पहले निरीक्षण विधि द्वारा देख लेते हैं कि कौन सा वर्ग की सबसे बड़ी आवृत्ति है। यदि वो नियमित रूप से वितरित है तो उसका वर्ग जो होगा वो बहुलक वर्ग होगा। उसकी बाद में हम सूत्रों के सहायता से बहुलक ज्ञात करेंगे। सूत्रों के बारे में हम आगे वर्णन करेंगे, आगे बताएंगे। और जब हमें समूहन करना हो तो समूहन के लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ वो मैंने बता दी। अब हम करेंगे कैसे समूहन, उसके लिए थोड़ी सी बात करेंगे। जब कभी भी ऐसा लगता हो कि समंग श्रेणी बेतरतीब ढंग से वितरित है और हमें संशय है कि निरीक्षण या खुली आंखों से हम बहुलक ज्ञात नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में हम उसका समूहन करेंगे। और समूहन करने के लिए यदि वो व्यक्तिगत श्रेणी है तो सबसे पहले उन पदों को लिख दिया जाएगा। और ऐसे जो समंग श्रेणियाँ हैं उसके लिए समूहन के लिए 6 कॉलम बनाए जाएंगे, जिसमें सबसे पहले तो वो चीज़ लिख दी जाएगी। उसके बाद में उनकी आवृत्तियों से जोड़ किस तरह से की जाती है उसके बारे में बताऊंगा। खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी है तो सबसे पहले खंडित श्रेणी में x लिखा जाता है और सतत श्रेणी है तो उसमें वर्ग लिखे जाते हैं। उसके बाद 6 कॉलम बनाए जाते हैं, जिसमें पहले कॉलम में जो प्रश्न में दी हुई आवृत्तियां हैं वो लिख दी जाती है, और दूसरे कॉलम में पहली आवृत्ति को साथ में रखते हुए प्रत्येक दो आवृत्तियों का जोड़ लिख दिया जाता है। और उसके बाद तीसरे कॉलम में पहली आवृत्ति को छोड़कर दो का जोड़ कर लिया जाता है और उस कॉलम में लिख दिया जाता है। चौथे कॉलम में 3 का, यानी पहली आवृत्ति को जोड़ते हुए, मतलब उसको शामिल करते हुए 3 आवृत्तियों का जोड़ करते हुए उसमें उस खाने में लिख देना है, चौथे कॉलम में लिख देना। और 5वें कॉलम में पहली आवृत्ति को छोड़कर 3 आवृत्तियों का जोड़ करते हुए लिखना है। और छठे कॉलम में पहली 2 आवृत्तियों को छोड़कर 3 आवृत्तियों का जोड़ते हुए उस कॉलम में लिख देंगे। अर्थात पहली 2 आवृत्तियों को छोड़कर अन्य जितनी भी आवृत्तियां रह जाती है उनको 3 का जोड़ करते हुए छठे कॉलम में लिख देंगे। ये तो हमारा कॉलम बनाने का प्रक्रिया हुई। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक और कॉलम खींचते हैं जिसमें उसके 2 भाग कर देते हैं, एक टेली बार का और एक कर देते हैं सबसे बड़ी आवृत्ति या अधिकतम आवृत्तियों की संख्या। इस तरह से उसका कॉलम का नाम देंगे। अंत में जो कॉलम बनेगा वो, यानी कि जब खंडित श्रेणी होती है तो सबसे पहला कॉलम तो हो जाएगा x का, और यदि सतत श्रेणी है तो वर्ग अंतराल का। और फिर 6 कॉलम होंगे जिसमें मैंने बताया कि पहले कॉलम में 2 की जोड़, दूसरे कॉलम में 1 को छोड़ के, पहले कॉलम में जो प्रश्न में दी हुई आवृत्तियाँ, दूसरे कॉलम में 2 आवृत्तियों की जोड़, और तीसरे कॉलम में सबसे पहली आवृत्ति को छोड़कर 2 की जोड़, और चौथे कॉलम में 3 आवृत्तियों की जोड़, और 5वें कॉलम में पहली आवृत्ति को छोड़कर 3 आवृत्तियों का जोड़, और छठे कॉलम में पहली 2 आवृत्तियों को छोड़कर 3 का जोड़ हम कर लेंगे। और उसके बाद अंत में एक और कॉलम बनाएंगे जिसके 2 भाग कर लेंगे। 2 भाग इसलिए करेंगे ताकि हम टेली बार खींच सकें, इस कारण से। बाकी यदि हम सीधे गिन सकते हैं तो सीधे भी लिख सकते हैं, लेकिन सीधे गिनने में हमें कोई चूक ना हो जाए, इस कारण से हम उसको क्या करते हैं, उस कॉलम को, अंत वाले कॉलम को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक भाग, पहला भाग तो टेली बार्स का होगा, और दूसरा भाग जो होगा वो होगा, अगला जो एंड का कॉलम होगा वो होगा सबसे बड़ी आवृत्ति उसमें लिखी जाएगी, मतलब आवृत्तियों की संख्या वहाँ पे लिखी जाएगी। तो अब कैसे आवृत्तियों की संख्या गणना करेंगे, उसके लिए जो आवृत्ति प्रत्येक कॉलम में बड़ी आवृत्ति है, हर
कॉलम की बड़ी आवृत्ति को हम गोला कर देंगे या अंडरलाइन कर देंगे या फिर चौकोर में बना देंगे। जैसे हम आगे प्रश्न हल करेंगे तो उस समय हम देख लेंगे। तो प्रत्येक कॉलम की सबसे बड़ी आवृत्ति को हम गोला करते रहेंगे। और यदि किसी कॉलम में बड़ी आवृत्तियाँ एक न हो के दो है तो दोनों को ही गोला करेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे कि हम अंत के जो टेली बार है उसमें हम जो जो आवृत्तियाँ बड़ी है उनके आगे टेली बार इस तरह से हम खींचते जाएंगे। और पहला जो कॉलम है उसमें तो एक ही होती है, इसलिए उसके आगे जो सबसे बड़ी आवृत्ति है उसके आगे हम एक टेली बार खींच देंगे इस तरह से। और यदि हम अगले कॉलम में देखते हैं तो वो दो दो की जोड़ है, तो जो बड़ी आवृत्ति है वो किसकी जोड़ है, उन दोनों ही रोज में हम ऐसे टेली बार खींच लेंगे। यानी कि दो की जोड़ है तो दोनों आवृत्तियों के सामने जो बड़ी आवृत्ति में शामिल है आवृत्तियाँ, उनके दोनों के सामने टेली बार ऐसे ऐसे हम खींच लेंगे दोनों के आगे सेल में, लास्ट में टेली बार के लाइन में। ठीक इसी तरह से प्रत्येक कॉलम की बड़ी आवृत्ति को हम उनके अंदर शामिल आवृत्तियों की सामने टेली बार खींचते हुए एक कॉलम बना लेंगे। उसके बाद में जो टेली बार आए हैं 1 2 3, एक आया है तो उसके आगे 1 लिख देंगे, 2 आए हैं तो हम 2 लिख देंगे, 3 आए हैं तो 3 लिख देंगे। इस तरह से हम अंत के कॉलम में जहाँ पे आवृत्तियों की संख्या लिखी हुई है उसमें हम लिख देंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम देख लेंगे किस तरह से किया जाता है। जैसे ये दिखाया गया है कि पहले तो आवृत्तियाँ लिख दी पहले कॉलम में, यानी कि पहला जो लिखा है उसके बाद में, यानी खंडित श्रेणी का है तो पहले पद लिख दिए, उसके बाद में शुरू करते हैं 6 कॉलम, यहाँ से लेके यहाँ तक के 6 कॉलम है। ये 6 कॉलम में पहले कॉलम में हम क्या करेंगे, सबसे पहले दी हुई आवृत्तियाँ लिख देंगे। दूसरे कॉलम में इन आवृत्तियों का प्रत्येक आवृत्ति को 2 को जोड़कर उसके सामने लिख देना, प्रत्येक 2 को जोड़ के उसके सामने लिख देना, प्रत्येक 2 को जोड़ के उसके सामने लिख देना। इस तरह से हम लिखते जाएंगे। और ठीक इसी तरह से अगले कॉलम में उसके बाद तीसरा कॉलम क्या है, तीसरे कॉलम में हम क्या करेंगे, एक पहली आवृत्ति को छोड़ देंगे, उसके बाद में 2 की जोड़ के आगे हम लिख देंगे। इसी तरह से लिखते जाएंगे। और नेक्स्ट वाले में 3 की जोड़ होती है, जो पहली आवृत्ति को साथ में लेते हुए 7 14 और 30 इनको जोड़कर हम इसके आगे लिख देते हैं, और ये होता है यहाँ पे लिख दिया। ठीक इसी तरह से अगले 3 आवृत्तियाँ इस तरह से जोड़ के उसके आगे लिख देंगे। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए और हम अपने समूह को पूरा करेंगे। ठीक उसके बाद लास्ट जो मैं बताना चाह रहा था वो मेन है कि प्रत्येक कॉलम की सबसे बड़ी आवृत्ति को, जैसे मान लेते हैं इसमें सबसे बड़ी आवृत्ति है 36, तो इसके आगे ये टेली बार खींच लिया। ठीक इसी तरह से मान लेते हैं दूसरे कॉलम में सबसे बड़ी आवृत्ति है ये 69, ये 69 जो है वो 35 और 34 का जोड़ है, तो 35 और 34 के आगे एक यहाँ टेली बार में खींच लेंगे। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए लिख देंगे। उसके बाद में जो ये हमारे टेली बार आई है उस टेली बार के अकॉर्डिंग हम अंतिम कॉलम में लिख देंगे। जैसे ये एक टेली बार है तो यहाँ पे 1 या 2, 3 है तो यहाँ 3, यहाँ 5 है तो 5, इस तरह से हम आगे इनको लिखते हुए और समूहन कर लेंगे। जो सबसे बड़ी आवृत्ति होगी वो ही हमारी उसका मूल पद हमारा जो है वो बहुलक होगा। और सतत श्रेणी है तो उसके लिए सूत्र की सहायता से हल किया जाएगा। और सूत्र के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी है तो मैंने बताया था कि या तो निरीक्षण विधि या फिर समूह विधि, जो भी विधि अपनानी पड़े उसके अकॉर्डिंग हम ज्ञात कर लेंगे। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जिस पद की आवरण की आवृत्ति या प्रवृत्ति सर्वाधिक हो वही हमारा बहुलक होगा। यानी निरीक्षण विधि से देख लेंगे कि सब बार सबसे अधिक बार कौन सा पद आया है, तो जो सबसे अधिक बार पद आया है वही हमारा बहुलक होगा। दूसरा जो श्रेणी है खंडित श्रेणी में हम देखेंगे कि निरीक्षण विधि द्वारा हम देख लेते हैं कि यदि नियमित रूप से वितरित है समंग श्रेणी तो उसके अंतर्गत यदि खुली आंखों से देखने से पता चलता है कि सबसे बड़ी आवृत्ति बीच में आ रही है लगभग, और उससे पहले की आवृत्तियों में और बाद की आवृत्तियों में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो हम जो बड़ी आवृत्ति है बीच की उसका मूल पद ही जेड यानी कि बहुलक
मान लेंगे। यदि ऐसा नहीं है कि नियमित समंग श्रेणी नियमित रूप से वितरित नहीं है तो उसमें समूहन किया जाएगा, जो कि समूहन के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं किस तरह से ज्ञात किया जाएगा। जिसकी आवृत्ति अंत में सबसे बड़ी होती है उसका मूल पद ही हमारा बहुलक होगा। और सतत श्रेणी में दो सूत्र है। पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि बहुलक वर्ग क्या है, निरीक्षण विधि या समूहन विधि। यदि प्रश्न जो दिया है उसमें वर्ग के साथ में जो आवृत्तियाँ दी हुई है वो नियमित रूप से वितरित है, तो जो सबसे बड़ी आवृत्ति है और बीच की आवृत्ति है उसके पहले और उसके बाद की आवृत्तियों में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम निरीक्षण द्वारा सबसे बड़ी आवृत्ति के वर्ग को बहुलक वर्ग मानते हुए सूत्र लगाएंगे। और सूत्र दो तरह के हैं। और यदि ऐसा नहीं है, यदि वो समंग श्रेणी नियमित रूप से वितरित नहीं है, तो पहले समूहन द्वारा ज्ञात किया जाएगा कि बहुलक वर्ग कौन सा है। समूहन द्वारा ज्ञात किया जाएगा कि सबसे बड़ी आवृत्ति कौन सी है, और जो सबसे बड़ी आवृत्ति है उसका जो वर्ग होगा वो बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग की छोटी सीमा L1 होगी, बड़ी सीमा L2 होगी, और उसकी आवृत्ति जो है वो F1 होगी, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, या फिर पहले भी हमने किया था मध्यिका वगैरह में, लेकिन यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ। जो बहुलक वर्ग है उसकी छोटी सीमा L1, बड़ी सीमा L2, उसकी आवृत्ति F1, उससे ठीक पहले की आवृत्ति F0, उसके ठीक बाद की आवृत्ति F2, और वर्ग अंतराल I। इसमें भी वही लिखा हुआ है, अंतर केवल सूत्र व्यवस्थित करने का है। ऊपर F1 माइनस F0 है, जबकि अवरोही क्रम में F1 माइनस F2 है, ये अंतर रहेगा। और L1 के साथ में प्लस होता है और L2 के साथ में माइनस होता है। सूत्र में एक बार फिर से बता देता हूँ। आरोही क्रम में बहुलक ज्ञात करने का सूत्र, जब हम बहुलक वर्ग ज्ञात कर लेते हैं उसके बाद सूत्र होगा L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ये सूत्र रहेगा आरोही क्रम में। और अवरोही क्रम के लिए सूत्र है, आरोही क्रम मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से। और यदि अवरोही क्रम है तो यानी कि 40 से 50, 30 से 40, 20 से 30, इस तरह से दी हुई होती है, तो वो अवरोही क्रम है। तो अवरोही क्रम में जो सूत्र होगा L2 माइनस F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। यानी इन दोनों सूत्रों में जो अंतर है वो है L1 में यहाँ पे जोड़ा जाता है, L2 में ये पूरा पोर्शन घटाया जाता है। एक तो ये है, और दूसरा है यहाँ F1 में से F0 घटाया जाता है, यहाँ F1 में से F2 घटाया जाता है। ये अंतर है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है, वही प्रोसेस, वही तरीका है। और इस तरह से हम बहुलक ज्ञात कर लेंगे। और अगले व्याख्यान में हम बहुलक के ज्ञात करने के कुछ उदाहरण लेंगे और उन उदाहरणों को हल करेंगे। धन्यवाद।